हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स LPP। 11th में आपको एक चैप्टर था लीनियर इनइक्वेशन। ये लीनियर इनइक्वेशन से रिलेटेड ही लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। एक्चुअली LPP को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसी का एक बेसिक पोर्शन आपको 11th के सिलेबस में रखा गया और अभी हम जो रिमेनिंग पार्ट है वो 12th में स्टडी करने जा रहे हैं। चलो मैं आपको 11 का पार्ट दिखा देता हूँ। ये आपका 11 का टेक्स्ट बुक, ओके। और इसमें तो लीनियर इनइक्वालिटी क्या थी इसे पहले एक्सप्लेन किया है। आपने स्कूल में इक्वेशंस पढ़े होंगे, ओके। इक्वेशंस को इक्वल टू के सिंबल से दिखाया जाता है, ओके। ये इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। इक्वेशंस इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है विच इज इक्वल टू। और 11th में आपने पढ़ा इनइक्वेशंस। इनइक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इनइक्वालिटी से, दैट इज ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है या फिर लेस देन इक्वल टू। तो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, वैसे ही लीनियर इनइक्वेशंस भी होते हैं। तो जब भी इक्वेशंस ग्रेटर देन लेस देन के सिंबल्स के साथ बनते तो हम उसे कहते हैं इन इक्वेशंस, ओके। जैसे आप 15x लेस देन 100 या फिर यहाँ पे 40x प्लस 20y लेस देन इक्वल्स टू 200, ओके। डेफिनेशन भी हमने 11th में देखी थी कि अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग रियल नंबर्स और टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सिंबल्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू इज कॉल्ड एन इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन। चलो ठीक है, अभी शायद आपको याद नहीं आ रहा होगा ज़्यादा, कोई बात नहीं, ये हम फिर से एक बार डिटेल में पढ़ने वाले। बस हमें इतना याद रखना है कि हम 11th का रिवीजन बहुत डीप में नहीं कर पाएंगे, हमें 12th का जो सिलेबस है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। पहले तो इनइक्वेशन की कंसेप्ट क्या होती है वो हमें अंडरस्टैंड करनी होगी। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, इससे इनइक्वेशन आपको काफ़ी अच्छे से समझेगा। रमेश गोज टू मार्केट विथ ₹100 टू बाय चॉकलेट। रमेश मार्केट में जाता है, उसके पास 100 रुपीज़ है, चॉकलेट परचेस करना है। द प्राइस ऑफ वन चॉकलेट इज ₹15। अब एक चॉकलेट की प्राइस कितनी है? ₹15। इफ ही बाइज X चॉकलेट्स देन द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय हिम इज ₹15x। अगर उसने X चॉकलेट्स परचेस कर लिए तो टोटल परचेस प्राइस कितनी रहेगी? 15x, ओके। नंबर ऑफ चॉकलेट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹15। अब अगर आपको पूछा जाए कि उसने 100 रुपीज़ के मैक्सिमम वो कितने चॉकलेट्स परचेस करता है, तो आप क्या ऐसा कर सकते हो 100/15। और अगर आपने ऐसा कर भी लिया तो क्या आंसर आएगा इसका? 6.67। लेकिन 6.67 चॉकलेट्स को परचेस करना पॉसिबल है क्या? आप 6.67 चॉकलेट ले सकते हो? नहीं। या तो आपको 6 चॉकलेट्स लेने होंगे या फिर 7 चॉकलेट्स लेने होंगे। तो अगर रमेश 6 चॉकलेट्स को परचेस करता है तो एक चॉकलेट की कीमत 15 रुपीज़ है। 15 इंटू 6 90 रुपीज़ वो दे सकता है। 7 चॉकलेट्स के लिए उसको कितने रुपीज़ लगेंगे? 15 इंटू 7 105। अब उसके पास तो 105 रुपीज़ नहीं है। इसका मतलब या तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 चॉकलेट ले सकता है या फिर 6 से कम भी लिया तो भी चलेगा। 5 चॉकलेट्स के लिए उसको कितना देना पड़ेगा? 75 रुपीज़। 4 चॉकलेट्स के लिए कितना देना पड़ेगा? 16 रुपीज़। जितने चॉकलेट्स वो दे रहा है बस 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। 15 इंटू 4 60, 15 इंटू 5 75। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है, भले ही रमेश के पास 100 रुपीज़ है चॉकलेट परचेस करने के लिए, लेकिन वो पूरे 100 रुपीज़ ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, ओके। क्योंकि चॉकलेट की कीमत जो है वो 15 के टेबल में नहीं है। तो यहाँ पे रमेश का एक्सपेंडिचर हमेशा कैसे रहेगा? 100 रुपीज़ से कम ही होने वाला है। दैट इज़ 15x इज लेस देन 100। हम यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि 15x इज इक्वल टू 100। इक्वेशन हमेशा काम नहीं करते हैं, कभी कभी हमें इनइक्वालिटी से भी काम लेना होता है। तो यहाँ पे लेस देन सिंबल यूज़ करना ये ज़रूरत है, नीड है। इस सिचुएशन में हमें इनइक्वेशन को ही यूज़ करना पड़ सकता है, ओके। अब मान लो आपके पास अगर ₹500 है, आपको अगर आपके पिताजी ने, मम्मी ने 500 रुपीज़ बर्थडे गिफ्ट दे दिया, जाओ और जो चाहिए वो ख़रीद लेना। मार्केट में जाते हो आप 500 रुपीज़ लेकर,
तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने पूरे 500 रुपीज़ एक्सपेंडिचर करना चाहिए। आप 100 रुपीज़ भी कर सकते हो, 200 कर सकते हो, 300, 400, जो भी अमाउंट है आप जितना चाहो कर सकते हो, लेकिन 500 रुपीज़ से वो कम होनी चाहिए। ओके, 500 भी कर सकते तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू 500। एक्सपेंसेस कितना कर सकते हो, तो लेस देन इक्वल्स टू 500। तो ऐसी सिचुएशन कि जहाँ पे इक्वालिटी हमेशा काम में नहीं आ सकती है, उस केस में हमें इनइक्वालिटी से भी काम लेना होगा। ओके, और अब इसी का एडवांस पार्ट हम 12th में स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP। ओके, ना LPP 2 स्टेप्स में होती है। एक होता है फॉर्मुलेशन का पार्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ इनइक्वेशंस हम कह सकते हैं, इनइक्वेशंस का फॉर्म करना। ओके, और सेकेंड होता है इसमें सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशंस। फर्स्ट क्या होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ इनइक्वेशंस, एंड सेकेंड सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशन। तो पहले तो इनइक्वेशंस बनाओ और दूसरा होता है इनइक्वेशंस को सॉल्व करो। एग्जाम में आपको या तो फॉर्मुलेशन पूछते हैं या फिर सॉल्यूशन पूछते हैं, दोनों में से एक पूछा जाता है। एक्सेप्शनली ऐसा होगा कि बहुत बड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो फॉर्मुलेशन सॉल्यूशन दोनों एक ही इसमें पूछ लेंगे, वैसे पूछने के चांसेस बहुत ही कम हैं। ओके, अब ये जो सॉल्यूशन है इसे ग्राफ पेपर से सॉल्व किया जाता है। अगेन मैं आपको 11 का थोड़ा सा पार्ट दिखा देता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये सारे क्या है, इनइक्वेशंस है। हमें 12th में ये स्टडी करना है कि ये इनइक्वेशंस को हम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, कैसे बनाएंगे। और एक बार इनइक्वेशंस आपको मिल गए तो उसे सॉल्व करना होता है ग्राफिकली। ये आप ग्राफ्स इस तरीके से बना सकते हो, याद आ रहा है? हम ग्राफ बनाते थे और शेडिंग किया जाता था, करेक्ट? लेफ्ट साइड का शेडिंग करना, अपवर्ड का शेडिंग करना। ओके, अगर आपके पास 11 के बुक्स है तो आप उससे रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, चलो तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, LPP। लीनियर इनइक्वेशंस क्या करना है, फॉर्मुलेशन और सॉल्यूशन। आज हम स्टडी करने वाले हैं फॉर्मुलेशन का पार्ट। सो इंट्रोडक्शन। In practice, linear programming has proved to be one of the most widely used technique of managerial decision making in business, industry, and numerous other fields. Word linear is used to describe the relationship among two or more variables which are directly in proportion. तो linear word हम यूज करते हैं जो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है उसे डिस्क्राइब करने के लिए। फ्यू एग्जाम्पल्स कौन से जहाँ पे इसका यूज़ होता है, एक होता है प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट होती है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू। हमारे लिए मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ये वर्ड ज़रूरी है। देखो, आप जब भी कोई बिजनेस करते हो तो आपका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। बिजनेसमैन का मोस्ट ऑफ द केस में क्या ऑब्जेक्टिव होता है अगर पूछा जाए तो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को बढ़ाया जाए, मैक्सिमाइज किया जाए। डिपेंडिंग ऑन एक्टिविटीज़ आपका ऑब्जेक्टिव चेंज भी हो सकता है। अगर आप प्रोडक्शन मैनेजर हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो प्रोडक्शन मैनेजर का ऑब्जेक्टिव रहेगा इसमें मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। ओके, आप स्टूडेंट्स हो तो बड़ा ऑब्वियस आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ, क्या रहेगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्क्स रहेगा। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें हमें मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन आइडेंटिफाई करना है। या तो मैक्सिमाइजेशन रहेगा या तो मिनिमाइजेशन रहेगा। अगर प्रॉफिट है तो हम कहेंगे मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट है तो हम कहेंगे मिनिमाइजेशन। और क्या क्या मैक्सिमाइज करोगे आप? सेल्स है, मैक्सिमाइज करना। मार्क्स तो मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमाइज करना होता है। प्रोडक्शन, ये भी मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाती है, करेक्ट? तो आपको क्वेश्चन पढ़कर आप पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। और जनरली ये वर्ड्स अगर क्वेश्चन में है तो हम समझ सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है। मिनिमाइजेशन क्या होता है? कॉस्ट हम मिनिमाइज करते हैं। एक्सपेंसेस क्या करना होता है? मिनिमाइज करना है, कम से कम एक्सपेंसेस में हमारा काम हो जाए। लॉसेस को क्या मैक्सिमाइज करना है क्या? नहीं, लॉसेस को भी क्या करना है?
मिनिमाइज करना है। अगर आप कोई टाइम कुछ प्रोडक्ट को बनाते हो, अभी पढ़ाई का ही ले लो, क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई करना चाहते हो या कम से कम? तो टाइम के बारे में सोचते तो हम क्या कहते हैं, मिनिमाइजेशन। अभी लेक्चर का ही ले लो, लेक्चर मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट सोचेगा कि सर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेक्चर होना चाहिए। लेक्चर कैसा होना चाहिए, मिनिमाइजेशन होना चाहिए, कम से कम टाइम लेक्चर होना चाहिए। जो भी काम हम करते हैं तो वो कम से कम टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, यह हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, आ रहा है समझ में, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। तो कुछ और पॉइंट्स हम समझ लेते हैं रिलेटिंग टू द एलपीपी। फ्यू कंसेप्ट्स है, जिसमें से फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव आपका क्या है वो आइडेंटिफाई कर लो। मोस्ट ऑफ द केस में ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या फिर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, अल्टरनेटिवली कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया है। आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है उसे Z से डिनोट किया जाता है। ओके, तो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, तो मैं सिंबॉलिकली कह सकता हूँ मैक्सिमाइज Z। ओके, अगर मुझे मिनिमाइजेशन ऑफ लॉसेस करना है तो मैं लिख सकता हूँ मिनिमाइज Z। ओके, मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज। सेकेंड है कंस्ट्रेंट, लिमिटेशंस, या फिर इसी को कहा जाता है सब्जेक्ट टू। ना कंस्ट्रेंट या लिमिटेशन, देखो अभी इकोनॉमिक्स में आप रेगुलरली पढ़ते हो कि रिसोर्सेस कैसे होते हैं, स्केयर्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेस हमारे पास अनलिमिटेड है क्या? नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेस है। अभी टाइम का ही ले लो, हमारे पास टाइम अनलिमिटेड है क्या? नहीं, एक दिन में 24 आवर्स बस इतना ही टाइम है। और लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो बहुत हो गया, एक्सपेक्टेड लाइफ हमारी कितनी होती है, 70 to 80 ईयर्स की होती है। तो हमारे पास सब कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम हमारे पास लिमिटेड है। तो लिमिटेड टाइम को यूज़ करके हमें क्या करना होता है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। ओके, आपके पास जो लिमिटेड टाइम अवेलेबल है, जो लिमिटेड रिसोर्सेस अवेलेबल है, ओके, टाइम एक रिसोर्सेस है, जैसा मनी एक रिसोर्स होता है वैसा टाइम भी रिसोर्सेस है। तो लिमिटेड टाइम, लिमिटेड मनी, इसे यूज करके ऑप्टिममली यूज करके हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या करना है, अचीव करना है। ओके, तो कंस्ट्रेंट, लिमिटेशंस, सब्जेक्ट टू, ये सबको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। Now, there must be some limitations on resources which may include material, labor force, production capacity, money, time, space, etc. आपके ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस होने वाले। हो सकता है कि आपके पास मटेरियल कम हो सकता है आपके पास लेबर फोर्स कम हो, या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, या फिर पैसे नहीं है, या फिर टाइम नहीं है, या फिर स्पेस नहीं है, वॉट एवर इट में भी, हमेशा कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस रहने ही वाले हैं। ये सब लिमिटेशंस को एप्रोप्रिएटली हमें यूज़ करना पड़ेगा। और फाइनली होता है इसमें नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। ओके, मतलब जो लिमिटेशंस है वो हमेशा नॉन निगेटिव हो गए। ओके, निगेटिव में नहीं रह सकते। अभी मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे पास जो टाइम है वो निगेटिव में है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास जो टाइम है वो निगेटिव में। हाँ, बाकी कुछ बार प्रॉफिट है वो निगेटिव में आ सकता है, वो बात अलग होती है। लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, अभी जैसा मटेरियल हो गया, तो मटेरियल क्या आप कह सकते हो कि मटेरियल मेरे पास निगेटिव है? मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या मेरे पास -5 kg मटेरियल है? नहीं कह सकता। टाइम निगेटिव में बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो। तो ये क्या हो गया, नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट। तो जो वेरिएबल्स है वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, जो हमारे लिमिटेशन से वो कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। या तो 0 होनी चाहिए या फिर ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड एज नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट। ठीक है, चलो तो समझ में आ रहा है आपको क्या क्या करना है, कौन से पॉइंट्स को याद रखना है। पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइडेंटिफाई करो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकेंड, लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करो, क्या क्या लिमिटेशंस है जिसे हम सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। और तीसरा, नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, जो आपके लिमिटेशंस है वो कैसे होने चाहिए, नॉन निगेटिव होने चाहिए।
स्टेप्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। एलपीपी फॉर्मुलेशन के स्टेप्स क्या है? स्टेप 1 होती है डिसाइड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लो, वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है या मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट है। सेकेंड, आइडेंटिफाई वेरिएबल एंड डिनोट देम विथ प्रॉपर साइन और अल्फ़ाबेट और नंबर और कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स। वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करो और उसे डिनोट कर दो। प्रॉपर साइन यूज़ करना है, अल्फ़ाबेट, नंबर, कॉम्बिनेशन जो भी रहेगा। जनरली हम अगर हमें कहते हैं कि प्रोडक्ट एज्यूम करो, नंबर ऑफ यूनिट्स एज्यूम करो, तो हम एक्स एंड वाई यूज़ कर लेंगे। आप चाहो तो ए एंड बी भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स बी एक्स बी वाई, ये एज्यूम करना थोड़ा आसान हो जाता है। आप और कुछ करना चाहते हो कर सकते हो। स्टेप 3 होती है फॉर्म कंस्ट्रेंट फंक्शन और इक्वेशंस एंड स्टेप 4 होता है स्पेसिफाई नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। तो 4 स्टेप में आपका आंसर होता है। पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करना, सेकेंड आपके आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल्स क्या है और उसे डिनोट करना है सिंबॉलिकली। आगे कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं, लिमिटेशन कौन से हैं वो देख लो, और बाद में नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। ओके, नॉन निगेटिविटी मतलब लिमिटेशन हमेशा 0 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। चलो एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। A small manufacturing firm produces 2 types of gadgets A and B. तो एक फर्म है जो 2 गैजेट्स को बना रही है A and B, which are first processed in the foundry and then sent to the machine for finishing. Okay, तो पहले प्रोसेसिंग कहाँ पर हो रही है? फाउंड्री पे हो रही है, और फाउंड्री में काम होने के बाद फिनिशिंग के लिए उसे भेजा जा रहा है, दोनों प्रोडक्ट्स को A and B. The number of man hours of labor required in each shop for the production of each unit of A and B and the number of man hours or the firm has available per week are as follows. तो हमें यहाँ पे लेबर टाइम कितना रिक्वायर्ड है, ओके, हर एक शॉप में, और कितना टाइम अवेलेबल है, ये दोनों भी दिया है। ओके, फाउंड्री एंड मशीन आवर। तो प्रोडक्ट ए मैन आवर्स पर यूनिट इज गिवन 10, 5। प्रोडक्ट बी के लिए मैन आवर्स पर यूनिट फाउंड्री में 6 एंड मशीन में 4। इसका मतलब क्या? प्रोडक्ट ए फाउंड्री में कितने टाइम तक इसके ऊपर काम चलेगा? 10 आवर्स तक। मशीन शॉप में जाने के बाद 5 आवर्स तक प्रोडक्ट ए के ऊपर काम चलेगा। मतलब प्रोडक्ट ए बनाने के लिए हमें टोटल 15 आवर्स का टाइम लगेगा। फाउंड्री में 10 आवर्स, मशीन में 5 आवर्स। प्रोडक्ट बी फाउंड्री में 6 आवर्स तक प्रोसेसिंग चलेगी और उसके बाद मशीन शॉप में इसके ऊपर वर्किंग होगा 4 आवर्स तक। तो टोटल 10 घंटे में हमारा प्रोडक्ट बी बनेगा। फर्म की कैपेसिटी कितनी है पर वीक इन आवर्स? फाउंड्री की कैपेसिटी है 1000 आवर्स की और मशीन शॉप की कैपेसिटी है 600 आवर्स। तो ये आपकी कैपेसिटी है, इसका मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम यूज़ कर सकते हो। फाउंड्री की बात करेंगे तो 1000 आवर्स को यूज़ किया जा सकता है, मशीन शॉप में 600 आवर्स को। कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड पर वीक सो दैट द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, देखो इक्वेशन का है लेकिन यहाँ पे इक्वेशन का मतलब इन इक्वेशन ही लेना है, ओके। और फॉर कैलकुलेटिंग हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड पर वीक सो दैट प्रॉफिट इज मैक्सिमम। Okay, the profit on the sale of A is ₹30 per unit. प्रॉफिट हमें दिया है प्रोडक्ट A के ऊपर 30 पर यूनिट है, एज कम्पेयर टू B ₹20 पर यूनिट। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलो अभी फर्स्ट स्टेप, हमारे पास प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी के नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल नहीं। तो पहली स्टेप यहाँ पे अजम्पशन रहेगा, लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो हम एज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट ए एंड बी के कितने हैं? एक्स एंड वाई है, ओके।
चलो तो फर्स्ट क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फर्स्ट हमें लिखना होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रहेगा, अभी हमें कहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो हम कहेंगे मैक्सिमाइज जेड। ओके, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, जेड को सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे, प्रॉफिट को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे जेड से, तो मैक्सिमाइज जेड। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए कितने हैं, एक्स, और हर एक यूनिट के पीछे में कितना प्रॉफिट होने वाला है, 30, तो टोटल प्रॉफिट रहेगा 30x। सिमिलरली बी के ऊपर प्रॉफिट है 20, एक यूनिट के पीछे 20, टोटल यूनिट्स है y, तो टोटल रहेगा 20y। तो फर्स्ट आ गया हमारे लिए z, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 30x प्लस 20y। मैक्सिमाइज z हमेशा इक्वल टू के सिंबल के साथ रहेगा। ओके, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और इसके बाद देखो फर्स्ट स्टेप हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सेकेंड इसमें होता है लिमिटेशंस, हम कहेंगे इसे सब्जेक्ट टू। अब लिमिटेशन क्या है कि ये जो हमारे पास टाइम है वो लिमिटेड अवेलेबल है, हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। ओके, तो एक और बी, देखो फाउंड्री की अगर हम बात करते हैं, फाउंड्री में 1000 आवर्स का टाइम अवेलेबल है, प्रोडक्ट ए कितने बन रहे हैं यूनिट्स, एक्स, और बी कितना बन रहा है, वाई, तो टोटल टाइम फाउंड्री में कितना लेगा, ए के लिए 10x और बी के लिए 6y। नाउ 10x प्लस 6y शुड बी लेस देन इक्वल टू 1000। टोटल जो टाइम है फाउंड्री टोटल जो टाइम है फाउंड्री में फॉर प्रोडक्ट ए एंड फॉर प्रोडक्ट बी, वो 1000 आवर्स से कम रहेगा, या तो 1000 या फिर 1000 से कम। देखो आपके पास एक दिन में 24 आवर्स है, तो अगर मैं आपको पूछता कि आप 24 आवर्स में कितना पढ़ाई करते हो, तो आप कितना टाइम बताओगे। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि एक दिन में आप 25 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब 24 घंटे, या तो पूरा 24 घंटे या फिर लेस देन 24 घंटे, करेक्ट। तो यहाँ पे भी 1000 आवर्स अवेलेबल है, तो उसमें से या तो इक्वल रहेगा या फिर लेस देन यूज़ करना पड़ेगा। ये हमारे लिए है फाउंड्री आवर्स लिमिटेशन। ये हमारा कौन सा लिमिटेशन, फाउंड्री आवर्स का लिमिटेशन है। सेकंड, मशीन शॉप। अब मशीन शॉप में टोटल कितना टाइम अवेलेबल है, 600 आवर्स। प्रोडक्ट ए के लिए हम कितना दे सकते हैं, 5x, प्रोडक्ट वाई बी के लिए कितना दे सकते हैं, 4y। ओके, ए के लिए 5x, बी के लिए 4y, तो सेकेंड इक्वेशन आएगा 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 600। ये हमारे लिए रहेगा मशीन शॉप लिमिटेशन या फिर मशीन शॉप आवर्स। इसे मशीन शॉप लिखा तो भी चलता है। और फाइनली नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। वैसे नॉन निगेटिविटी के लिए आपको अलग से पॉइंट लिखना ज़रूरी नहीं होता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो नॉन निगेटिविटी। ओके, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। नॉन निगेटिविटी में बस इतना एक्सप्रेस करना है कि जो हमारा यूनिट्स है x एंड y, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, आप जब भी प्रोडक्शन करोगे तो वो या तो 0 प्रोडक्शन रहेगा या फिर 0 से ज़्यादा रहेगा। निगेटिव में तो प्रोडक्शन नहीं होता है। ये हो गया हमारे लिए नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। ओके, नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। चलो, तो आपने अभी क्या करना है, इसे लिख लेना है। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का नहीं है, प्रैक्टिस के लिए मैंने अलग से क्वेश्चन लिए। तो होमवर्क में सॉल्व करना है, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में हम और भी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।